हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पाठ नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और आज इसका पार्ट 1 है। तो आज हम ये जो टॉपिक है, आज हम इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो कि संभावित परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम उस संभावित प्रश्न को करने वाले हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चर क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए, जैसे हमारे सामने आ गया चर और अचर। चर और अचर, ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो एक चीज देखिए, ये चर का मतलब आप सीधे शब्दों में जान जाइए कि A to Z, कि ABCDEFGHIJ, मतलब कि A से लेकर तक Z तक जितने भी अक्षर हमारे सामने आएंगे ये चर कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अचर, अचर का मतलब क्या होता है। जैसे कि गिनती की संख्या हो गई हमारे सामने, गिनती की संख्या, गिनती की संख्याएं हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 300 400, ये सब देखिए अचर के अंतर्गत आते हैं। और ये चर जो है हमारा A से लेके Z तक जो इसके अंतर्गत आएगा उसको हम चर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया कि चर और अचर के बारे में। यहाँ पे दो चर दिया है, इसका मतलब हम, और देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इसका मतलब कि हमारे सामने कोई समीकरण रहेगा। और युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब जोड़े के रूप में देखिए हमारे सामने समीकरण प्रस्तुत रहेंगे जिसमें दो चर रहेंगे। आपका XY मिल जाएगा, चाहे AB मिल जाएगा, चाहे PQ मिल जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से कोई भी अक्षर मिल जाएगा लेकिन उसमें दो अक्षर रहेंगे। ठीक है ना, उसी को, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि हमारे सामने समीकरण के दो जोड़े रहेंगे और वही उनमें दो चर जो है विद्यमान रहेगा। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा गया है, देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो आइए देखिए, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का होता है, या ax + by = c के रूप का होता है, जहां पे a b c जो है अचर वास्तविक संख्याएं हैं और x y जो है दो चर राशियां हैं। लेकिन a और b कैसा रहना चाहिए, ये हमारा 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे भाइयों, देखिए यहाँ पे ax + by + c है ना, तो कह रहा है ये हमारा a जो है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए और ये अचर वास्तविक संख्या है, इसका मतलब गिनती की संख्या जो है वही। तो हम साफ शब्दों में इसको कह सकते हैं, मान लीजिए कि 3x + 4y + 6 = 0। क्या पूछेंगे हम आपसे कि क्या बताइए ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप कहेंगे जी हाँ है। कैसे है भाई यहाँ पे, तो देखेंगे कि ये देखिए ये ax + by + c = 0 के रूप का है। ठीक है ना, और देखिए इसमें जो हमारा a और b है, a है और b है, ये 0 के बराबर नहीं है और ये अचर वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखिए, कहने का तात्पर्य कि जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे वह ax + by + c = 0 या ax + by = c के रूप का होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो चर, और यहाँ पे युग्म दिया है तो युग्म का मतलब यहाँ पे जोड़ा से मतलब है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज ये दिया है, नीचे आपको दे देगा, मान लीजिए कि 2x + 3y + 5 = 0। तो ये देखिए एक ये वाला समीकरण, एक और ये वाला समीकरण, दोनों मिलकर के देखिए युग्म कहलाएंगे कि ये जोड़ा है। ठीक ना, युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है। और यहाँ पे देख लेंगे कि ax + by + c = 0 और यह भी ax + by + c = 0 है, तो कहेंगे यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा
ए, और ये चीज़ ध्यान देना है कि ए और बी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सी यदि हो जाता है 0 के बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। एक बात देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर हम मान लीजिए 0 रख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे ऐसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, ए बराबर मान लीजिए 0 रख देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर 0 मान लिए और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा तब बी वाई प्लस सी। और बताइए देख के क्या इसमें दो चर हैं? दो चर हैं नहीं। आप कहेंगे यहाँ पे कि बी वाई प्लस सी है ना, जैसे आप कहेंगे कि बी वाई इसमें दो चर तो हैं, लेकिन यहाँ पे सी बराबर अचर माना गया है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। यहाँ पे सी बराबर अचर माना गया है। यहाँ से लेन देन देखना है हमें कि क्या यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो आप कहेंगे कि यहाँ इसमें तो x दिया ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत करेंगे तो हम लिखेंगे 0 इंटू यक्स प्लस बी वाई। तो जब 0 इंटू यक्स आ गया मतलब a का मान 0, तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे कि अरे a का मान 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे c दिया गया है, ये c आप कहेंगे कि ये चर है, लेकिन प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ए बी सी अचर वास्तविक संख्या। कहने का मतलब हमको पता नहीं है कि वहाँ पे वास्तविक संख्या क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, वो तो मान के लगाना है ना। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी जो है ये अचर वास्तविक संख्या यहाँ पे माना गया है, ठीक ना। और यहाँ पे जो एक्स वाई दिया गया है यही हमारा जो है यहाँ पे चर है, और ये यहाँ पे ए बी सी ये यहाँ पे अंक मानना है हमको कि क्या रहेगा, इसलिए यहाँ पे इसको अचर मान लिया है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने है कि 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11। अब इसको देखिए, बताइए क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो आप कहेंगे कि a रख दीजिए भाई, चेक कर लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो देखिए क्या यह इसके रूप का है। तो पता चला कि हाँ भाई ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का तो है ये। तो आ गया, ये हमको फाइंड हो गया ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह देगा कि इसको हल कीजिए, ठीक है ना। यदि आपको परीक्षा में दे दिया इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न लिख करके कि नहीं इस समीकरण को हल कीजिए, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब समीकरण को हल करने की बात आए दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तो यह कितने विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? 4 विधि द्वारा, ठीक है ना। 4 विधि द्वारा मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 4 विधियों द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। कौन कौन सी विधि है आइए देख लीजिए। कहेंगे नंबर 1 देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 देखिए विलोपन विधि। नंबर 3 में देखिए वज्र गुणन विधि। नंबर 4 देखिए ग्राफी विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और यहाँ पे ग्राफी विधि। इन 4 विधियों से देखिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। आज मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हैं और आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया कि आप यहाँ पे समीकरण देने के बाद कि आप इसको चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए, या कंडीशन बोल दे विलोपन से, या कंडीशन वज्र गुणन वाला बोल दे, या ग्राफी विधि से बोल दे, ठीक ना। तो आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको ये चारों विधि बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको कहीं भी भविष्य में जब आप बैठेंगे परीक्षा में तो आपको थोड़ा सा भी डाउट न रहे और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं, ठीक है। तो देखिए आज हम आपको ये हमारे सामने देखिए क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे हम देखिए सारी विधि जो है प्रयोग करके बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि भी, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफी विधि। जैसे मान लीजिए कि
यदि आपके सामने ये समीकरण का युग्म दिया है और बोले कि इसको हल कीजिए, तो आप किस विधि से सॉल्व करेंगे? तो मैं आप लोगों के सामने इन चारों विधि का प्रयोग करके मैं आपको बता देता हूं। जो आपको आसान लगे आप उस विधि से जो है समीकरण को हल कर लीजिएगा। नहीं तो यदि कंडीशन दिया रहेगा, बोलेगा कि आप वज्र गुणन से ही कीजिए, तो आप विलोपन का विधि का उपयोग नहीं कर सकते, आपको वज्र गुणन ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्ग कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 2x + 3y = 7, तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे 6x + 5y = 11, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं आपको प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए कहेंगे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से लगेगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, लिखेंगे यहाँ पे जो समीकरण 1 है, इसमें क्या काम करते हैं, चाहे समीकरण 1 लेंगे चाहे समीकरण 2 लेंगे, उनमें से हम x का मान निकालेंगे चाहे y का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो जो भी आएगा मान उसको समीकरण नंबर 2 में ला करके रख देंगे, मान फाइंड होके आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, चाहे समीकरण 2 लेके चलेंगे x का चाहे y का मान निकाल करके समीकरण 1 में उसका मान रख देंगे, हमारा मान फाइंड हो जाएगा x y का। ठीक है, तो आइए देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से लेके चलें, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, पूरा एक एक स्टेप आराम से देखते रहिए, आपको पूरे 100% समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए समीकरण 1 से लेके चलेंगे कि 2x + 3y = 7, यही दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम कह देते हैं 2x बराबर तो 7 और 3y उधर जाएगा तो आ गया -3y। ठीक ना, अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो हमारे सामने आ गया 7 - 3y / 2। भाई यहाँ पे जो चीज़ गुणा में रहता है बराबर के उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा ना। तो देखिए x का मान हमारे सामने निकल गया 7 - 3y / 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने x का मान निकाला है, आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम x का बता रहे हैं तो आप भी x का ही निकालेंगे, ये डाउट मन में न रखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे x का निकाला है तो आप y का भी निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 3y = 7, ये 2x उधर जाएगा -2x हो जाएगा, और आप y बराबर, जैसे इस प्रकार से देख लीजिए एक बार, जैसे दिया गया है 2x + 3y = 7, तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं। कहेंगे 7, यहाँ पे 2x जाएगा -2x, और y बराबर निकालेंगे तो देखिए आ जाएगा 7 - 2x / 3। इस प्रकार से भी y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके 2 में डाल देंगे, मतलब 2 में रखने पर ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का निकाला है, तो आइए x वाला ही देख लीजिए। देखिए कहेंगे x बराबर, देखिए निकल गया 7 - 3y / 2। ठीक ना, तो यहाँ पे कहेंगे कि x का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए कहाँ समीकरण 2 है, लिख लीजिए, कहेंगे 6x + 5y = 11। ठीक ना, अब देखिए क्या करेंगे, यही समीकरण 2 है ना। अब इसमें जो x का मान 7 - 3y / 2 है, यहीं पे x की जगह रख देंगे, तो कहेंगे 6, और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा कि x का मान जो दिया गया है रख दीजिए, कहेंगे 7 - 3y / 2 दिया है, और यहाँ पे फिर +5y = 11। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए। ठीक ना, नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, कहेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो गया ना। अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो 3 × 7 = 21 -3 × 3 = 9y + 5y = 11। अब देखिए यहाँ पे आ गया 21 और -9y है +5y, ज़्यादा माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो जब ज़्यादा, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे माइनस का मतलब समझिए उधार होता है। मान लीजिए समझने के लिए हम आपको बता देते हैं, कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे माइनस लगा रहता है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। क्या करेंगे, कहेंगे -9 में 5 जोड़िए, तो वो सब 9 × 5 = 14 कर देते हैं, जोड़ करके कन्फ्यूजन आ जाता है दिमाग में, कैसे करेंगे। तो एक चीज़ सरल भाषा में समझिए कि इस माइनस का मतलब ऋण होता है ना, ऋण, माइनस का मतलब ऋण, और ऋण का मतलब क्या होता है, उधार। मान लीजिए भाई
आप बाजार में जाते हैं तो आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो भाई दुकानदार से कहते हैं कि मैंने भाई 10 रुपये का सामान लिया, उधार रहेगा, उसको लिख लीजिए। तो इस माइनस का मतलब आप उधार समझिए, माइनस का मतलब उधार समझिए, और इस प्लस का मतलब आप नगद समझिए। इस प्लस का मतलब आप नगद समझिए। तो कहेंगे कि हमने देखिए 9 रुपया उधार किया था, बकाया किया था, और मैंने उसको 5 रुपया नगद हाथों हाथ दे दिया, तो हमारा उधार बचेगा ना कि अभी नगद आएगा? भाई हमको तो नगद देगा पैसा नहीं ना, अभी उधार बचा रहेगा। कितना? 9 रुपया हमारा बकाया है, हमने उसको 5 रुपया दिया, तो हमारा 4 रुपया बकाया रहेगा अभी, मतलब उधार रहेगा। तो उधार के लिए हमने देखिए यहाँ पे माइनस का उपयोग करेंगे और 4y लिख देंगे बराबर 11। ठीक है, आसान तरीके के लिए, जब आप बार बार भूल रहे हैं इसका मतलब माइनस, ठीक है ना, आप बार बार मान लीजिए -9 + 5y इस प्रकार से दिया है, तो आप देखिए इस चीज़ का उपयोग कीजिए कि ऋण का मतलब उधार, मतलब माइनस का मतलब उधार समझिए, प्लस का मतलब नगद समझिए। तो यहाँ से कहेंगे 9 रुपया उधार है, उसको हम 5 रुपया नगद देंगे पैसा उसको, तो हमारे पास उस अभी कितना भाई बकाया रहेगा? 5 रुपया का, अरे सॉरी 4 रुपये का। तो उधार बकाया रहेगा, उसके लिए देखिए माइनस का उपयोग करेंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आ गया हमारे सामने देखिए 21 - 4y बराबर 11। अब देखिए -4y बराबर निकालेंगे तो आ गया 11, ये उधर जाएगा तो आ गया -21। ठीक ना। अब देखिए -4y बराबर निकालेंगे तो आ गया 11 में से 21 जाएगा तो आ जाएगा -10। ठीक ना। वही वाली बात हो गई कि 11 रुपया है ना, जैसे 11 रुपया -21 है, 11 - 21 मतलब 21 रुपया उधार है। अब हम उसको 11 रुपया देंगे तो अभी 10 रुपया उधार रह जाएगा, तो उधार का मतलब माइनस लगाएंगे। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे सामने देखिए आ गया 4y बराबर 10। तो y बराबर निकालेंगे तो 10/4, और y बराबर आ गया देखिए 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5/2 निकल के आ गया। y का मान निकल गया, y का मान निकल गया 5/2। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, जब y का मान निकल गया हमारे सामने, तो हम कहेंगे y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए। ठीक ना। तो आइए देखिए, हम कहेंगे y का मान किसी में भी रख दीजिए, तो कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे सामने जो समीकरण 1 है उसको लिख लीजिए, 2x + 3y बराबर 7। तो देखिए आ गया 2x + 3y के जगह पे देखिए हम रखेंगे 5/2 बराबर 7। अब देख लीजिए यहाँ पे 2x है और प्लस 3 पचे 15/2 बराबर 7। अब देखिए 2x बराबर निकालेंगे तो आ गया 7, इस 15/2 को उधर भेज देंगे तो आप माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर इसका लसल ले लीजिए कि 2 आ जाएगा, 1 दूना 2 और 2 सत्ते 14 -15 आ जाएगा। तो अब देखिए 2x बराबर निकालेंगे तो 14 में से 15 जाएगा -1/2, और यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे इसका तिर्यक गुणा तो हो जाएगा 2 दूना के 4x बराबर -1, और x बराबर निकालेंगे तो -1/4। तो देखिए x का मान निकल के आ गया -1/4 और y का मान निकल के आ गया 5/2। ठीक ना। चलिए आया समझ में फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी प्रतिस्थापन विधि है, ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। इसमें क्या करते हैं, देखिए हमने क्या बताया, आप चाहे समीकरण 1 लेंगे चाहे समीकरण 2 लेंगे, उसमें से आपको एक का मान निकालना रहेगा, चाहे x का मान निकालना रहेगा, चाहे y का मान निकालना रहेगा। तो एक का मान निकाल करके मान लीजिए समीकरण 1 से यदि x का मान निकालते हैं तो उसके मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो वहाँ से आपका जो है चाहे x चाहे y फाइंड हो जाएगा, और जो भी मान निकलेगा उसको आप स्वतंत्र रूप से चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें y या x का मान फिर से वापस में मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए y का मान निकला तो इस मान को आप स्वतंत्र चाहे 1 में रखें चाहे 2 में, चाहे यहाँ पे जो निकला है चाहे यहीं पे रख देंगे, तब भी हमारा जो है x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये जो विधि है ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखिए विलोपन विधि। इस विलोपन विधि को समझेंगे। ये विलोपन विधि बड़ी आसान विधि है, बड़ी छोटी विधि है। ठीक है ना। जो इतना लांग गया है हमारे सामने बहुत छोटा रहेगा, और ये विधि का उपयोग करने में बड़ा मज़ा आता है। जब कंडीशन न दिया रहे तो आप जो है विलोपन विधि का उपयोग कीजिएगा,
बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन देखिए यदि मैं आपको चारों विधि बता दूंगा, बस आपको जो आसान लगेगा आप उसी विधि का यूज कीजिएगा। लेकिन जहाँ पे भाई टर्म कंडीशन बोला रहेगा कि आपको जो है वज्र गुणन लगाना, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन, हम उसी विधि का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए हम आपको चारों विधि सिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए विलोपन विधि का हम यूज बता रहे हैं। देखिए लिखेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए ये समीकरण जो हमारे सामने लिखा गया है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए विलोपन विधि, ये विधि बड़ी ही प्यारी विधि है। देखिए क्या करेंगे, हमारे सामने है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। इस विधि में क्या करते हैं, देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि जो यक्स का मान दिया है, यक्स का गुणांक है, मतलब जो यक्स है या वाई है, इसमें से हम किसी एक चर को हटा देते हैं। चाहे यक्स वाले को हटाएंगे चाहे वाई वाले को हटाएंगे, ठीक है ना। तो हटेगा कैसे हटेगा, तो हमारे सामने देखिए मिल भी नहीं रहा है कि हटेगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 5y है, कैसे हटेगा। जब मिलेगा भाई, मान लीजिए 2 मिलता तो उसको काट देते हैं, यहाँ पे 3 मिलता तो काट देते हैं। लेकिन अब कैसे करेंगे, तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे क्या करना है कि अगर मान लीजिए 2x + 3y = 7, यहाँ पे 6x को मान लीजिए यदि हम हटाएं तो कहेंगे कि समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, 3 से, यदि समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, तो 6x से 6x कट जाएगा कि नहीं भाई, घटाएंगे तो कट जाएगा ना। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, जब x से x कट जाएगा तो y का मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। यही काम करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 दिया है, 5 दिया है, तो अब गुणा करेंगे तो आपको बटा में करना पड़ेगा तो आएगा। तो हम देखिए आसान काम करते हैं, झंझट में नहीं पड़ते हैं कि नहीं झंझट में पड़ेंगे मतलब का। तो हम आसान काम करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए तो हमारा x कट जाएगा ना, तो y का मान आराम से निकल जाएगा। तो आइए देखिए कहेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो आ गया देखिए 3 दूना 6x प्लस ये देखिए आ गया हमारे सामने 3 त्रिके 9 y = 3 सते 21, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। आ गया हमारे सामने देखिए 3 से हमने गुणा किया, 3 दूना 6x प्लस देखिए इसमें भी 3 से होगा, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, तो देखिए 3 दूना 6x, 3 त्रिके 9, 3 सते 21। इसका कहने का मतलब ये इसी का रूप है, ये नहीं कि हमने यहाँ पे 6x + 9y = 21 लिख दिया तो ये कोई दूसरा हो गया। अरे भाई इसी का रूप है, इसमें से अभी कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 को बाहर निकाल देंगे इन पूरे में से तो हमारा वही का वही मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखिए हमारे सामने ये मिल गया तो हम कहेंगे कि समीकरण 3 मिल गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई x वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ y वाला बचेगा तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, आइए कहते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 देखिए हमारे सामने है 6x + 9y = 21 और 2 है देखिए 6x + 5y = 11। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों घटाएंगे तो क्या होता है, जब घटाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए +6 है तो ये -6 हो जाएगा, +5 है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये घटाने की कंडीशन में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 6x और -6x कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9y और -5y है तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारे सामने बच गया 4y बराबर, और 21 में से देखिए 11 जब घटेगा तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए y बराबर जब निकालेंगे, y बराबर तो हमारे सामने आ गया 10/4, y बराबर आ गया देखिए 10/4, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 दूना के 4, तो देखिए y का मान आ गया हमारे सामने 5/2। देखिए इतने में निकल गया y का मान ना। अब क्या कहेंगे कि y का मान देखिए रखेंगे, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, किसी में भी उठा के रखेंगे आपका x का मान वही आएगा, ठीक है ना। हम कहेंगे y का मान
किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए हम 1 में रख देते हैं, कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 हमारे सामने है 2x + 3y = 7। तो y का मान 5/2 है, तो कहेंगे 2x + 3 × 5/2 = 7। तो देखिए आ गया हमारे सामने 2x + 3 × 5 = 15/2 = 7। और यहाँ से देखिए 2x बराबर निकालेंगे तो आ गया 7, और ये 15/2 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या काम करेंगे कि इसका लसा ले लीजिए, 2 आ जाएगा, 1 2 2 2 7 14, 14 - 15 आ गया। तो 2x बराबर आ गया -1/2, इसका गुणा कर दीजिए तो आ गया 4x बराबर -1, और x बराबर निकालेंगे तो -1/4 आ गया। और यही आपका आंसर देखिए निकल के आ गया। y का मान 5/2 और x का मान -1/4। ये वाली विधि देखिए आपको काफ़ी पसंद आई होगी। विलोपन विधि देखिए बड़ी सस्ती विधि होती है, ठीक है, हमारे हिसाब से। और आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उसका यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसमें देखिए क्या करना होता है, एक चीज़ आप जान जाइए तो आगे का बता रहे हैं। इसमें जैसे आपके सामने कोई भी समीकरण, 2 समीकरण दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें चाहे x वाला चाहे y वाला इसमें हटाना रहता है। भाई अगर पहले से तो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए पहले से यहाँ पे 6x दिया है चाहे 2x, तो उसको तो आराम से कर लेंगे। नहीं तो हम समीकरण 1 या 2 में देखिए गुणा करके उसको काटेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए नहीं कट रहा था तो कहें कि इसमें मान लीजिए 2 में देखिए, अगर समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर देते तो ये भी 6x हो जाता, तो कर दिए हैं तो 6x हो गया है। तो यहाँ से ये कट गया है तो हमारे सामने सिर्फ y बचा है, तो y का मान आसानी से निकल गया है। यही काम करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे की विधि देखते हैं, वज्र गुणन विधि। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम हम करेंगे कि आप x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और -1 लिख लीजिए, ठीक है ना। एक देखिए यहाँ पे -1 इसलिए लिखे हैं कि ये बराबर के इधर है ना, याद रखिएगा जब आपका ऐसे रहेगा बराबर 0 तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 रखेंगे। लेकिन यदि यह बराबर में दिया रहे, जो c हमारा है, यदि यह बराबर में दिया है तो उसको हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x दिया है, इस x वाले को हम ऐसे देखिए ढक लेते हैं। हमारे सामने क्या बचा, 3 और 5 लिख लीजिए, कहेंगे 3 5। इसके बाद देखिए 3 5 के अलावा क्या बचा, 7 और 11, उसको भी लिख लीजिए, कहेंगे 7 और 11। बड़ी मजेदार विधि ये भी है। अब देखिए इसको मान लीजिए ढकते हैं तो 7 और 11 ये पहले से लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद ये पहले से लिखा गया है और हमारे सामने अब ये आ गया 2 और 6, तो इसको लिख लेंगे 2 6। ये आप ऐसे करके दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी में करके दिखा दे रहे हैं, अब दोबारा लिखने की नौबत ना आए, ठीक ना। जैसे क्या करेंगे, जब यहाँ पे x दिया है तो x वाले को ढकेंगे, तो 3 5 दिया है तो इसको लिख देंगे, और 7 11 बचा है उसको लिख देंगे। इसके बाद इसको ढक देंगे। ढकने के बाद देखिए हमारे सामने 7 11 है तो 7 11 पहले से लिख दिया, अब उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 6 है, उस 2 6 को लिख देंगे। अब हम इसको ढक लेते हैं तो 2 6 है तो उसको एक जगह 2 6 नहीं लिखेंगे। बाद में देखिए 3 और 5 आ गया, उसको लिख लेते हैं, कहेंगे 3 5। इस प्रकार से अब देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसका ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे इसी में, इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स लिखेंगे और बटा का मतलब ऐसे बनाएंगे, ऑब्लिक का चिन्ह, बटा का चिन्ह बनाएंगे। और यहाँ पे हम देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब 11 का 3 में, 11 3 33 आ गया। और देखिए यहाँ पे जब गुणा करते हैं, अब जब इसकी गुणा की बारी आई तो हम बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब यहाँ पे। अब देखिए 5 7 35, ठीक है। अब देखिए बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये वज्र गुणन में ये नियम फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y बटा, और यहाँ पे इसको जो -1 है उसको भी लिख के ऐसे कर लीजिए, ठीक है।
चलिए अब देखिए इसका इसमें करेंगे 7 छक्का 42, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। 11 का 2 में करेंगे 11 दूना के 22, ठीक है। अब आइए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका इसमें करेंगे 2 पच्चे 10, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 6 त्रिके 18। चलिए हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिए। 33 में से 35 घटाएंगे तो देखिए -2 बचेगा बराबर y बटा के। 42 में से 22 घटाएंगे तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, हमारे सामने आ गया y बटा के 20 और बराबर देखिए आ गया -1 बटा के 10 में से 18 घटाएंगे तो -8 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो 1 बटा के 8 हो गया ना। अब देखिए जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाएगा? कहने का मतलब जब x बटा -2 बराबर है y बटा 20 के, ये बराबर है 1 बटा 8 के, तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना। आप कहेंगे जी हाँ। तो अब हम कहेंगे यहाँ पे कि x बटा के -2 बराबर हो जाएगा 1 बटा के 8, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहीं से काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो हमारे सामने आ गया देखिए x बटा -1 बराबर 1 बटा के 4, और जब x बराबर निकालेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो हमारे सामने आ गया -1 बटा के 4। x का मान निकल गया -1 बटा के 4। अब क्या कहेंगे, अब इस y का मान जो है y बटा 20 बराबर हम रख देंगे 1 बटा के 8। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यदि इसको काटना चाहे तो 2 से 2 दहा में 20, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 दूना के 4, हमारे सामने आ गया y बटा के 5 बराबर 1 बटा के 2। तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 5 1 कम 5, तो y बराबर निकालेंगे तो 5 बटा के 2, और ये देखिए निकल के आ गया y बराबर 5 बटा के 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान -1 बटा 4 और y का मान 5 बटा 2। देखिए बड़ा प्यारा विधि ये भी है, ठीक है, ये भी 60 में ही लग गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस विधि को भी आप आप अपने दिमाग में रखिएगा, बड़ी प्यारी विधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राफी विधि से किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, हम उस विधि को भी समझ लेते हैं। चलिए अब आइए फ्रेंड्स देखिए इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। लेकिन ग्राफी विधि में जब हम पहुंच गए तो हमें देखिए एक नियम इसका जानना जरूरी है कि देखिए इसमें जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, और देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसी के रूप का देखिए हमारे सामने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं ना, ठीक है ना, इसी रूप में होते हैं। आप कहेंगे जी हाँ। अब जब इसी रूप में होते, जैसे ये देखिए भाई इसी रूप में है ना, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 आ गया, c1 बराबर 7, a2 बराबर 6, b2 बराबर 5, c2 बराबर 11, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज़ इसमें ये नियम चलता है, यहाँ पे 3 कंडीशन रहती है, और इस कंडीशन को जानिए यहाँ पे क्या है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं रहता है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनके एक अद्वितीय हल संभव है। ठीक है, देखिए जब a1 बटा a2 यदि b1 बटा b2 के बराबर नहीं रहेगा तो समझिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनके एक हल निकलेंगे। कितने? एक हल। कहने का मतलब आपके सामने एक यल वाली रेखा है और उसको m वाली रेखा मान लीजिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, यहाँ पे काट रही है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब यल वाली रेखा m वाली रेखा को काटेगी, ठीक है ना, तभी हमें हल निकलता है। और जितनी जगहों पे काटती जाएगी उसके उतने ही हल निकलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए कि देखिए ये एल वाली रेखा है ना, उसको एम वाली रेखा काट रही है और जितनी जगह पे काटेगी
उसके उतने ही हल निकलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जाके ये एल वाली रेखा है, उसको एम वाली रेखा काटेगी, तो यहाँ पे एक जगह इसको काटी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और एक जगह काटी है इसलिए उसके सिर्फ एक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे? एक हल। ठीक है ना। आइए देखिए, ये कंडीशन आपको पता चल गया। जैसे मान लीजिए कैसे हमको पता चलेगा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो मान लीजिए यदि हम लिखते हैं यहाँ पे एक समीकरण, मान लीजिए 3x + 5y + 6 बराबर 0। अब देखिए हमने लिख दिया, मान लीजिए 4x + 3y + 7 बराबर 0, हमने ये लिख दिया। अब कहेंगे बताइए क्या यह जो है इसमें इसका एक अद्वितीय हल संभव है कि नहीं? तो आप कहेंगे भाई इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद होना आवश्यक है, उसमें a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसमें a1 क्या है? ये है b1 और c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या बराबर है कि नहीं। हम कहेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं रहना चाहिए b1 बटा b2 के। तो देखिए a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 4, और देखिए b1 कितना है? 5, b2 कितना है? 3। तो क्या 3 बटा 4 5 बटा 3 बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर है। तो जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनके एक अद्वितीय हल संभव है, मतलब एक हल उसके निकलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे ये चीज देखिए, नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरे अध्याय में यही मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए मेरे प्यारे भाइयों यहां पे कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी और उनके अनेक हल निकलेंगे या उनके अनेक हल संभव है। अब देखिए जब a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 के और वो भी बराबर रहेगा c1 बटा c2 के, तो रेखाएं संपाती होंगी और उनके अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल संभव रहेंगे। कैसे? देखिए एल वाली रेखा हमारी ये रहेगी और जब संपाती है तो मतलब कि एम वाली रेखा जो है इसी के ऊपर से चढ़ करके जाएगी, इसके ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर से चढ़ के गुजरेगी। तो जब गुजरेगी तो देखिए आपको पता है कि एक रेखा जो है कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और उसकी देखिए मान लीजिए एल वाली देखिए ये कई बिंदु से मिलकर बनी है ना, और दूसरी एम वाली रेखा इसी के ऊपर से जब गुजरेगी तो देखिए कई छोटे छोटे बिंदुओं को काटते हुए जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कई छोटे छोटे बिंदु रहेंगे, तो ये जितनी जगह काटेंगी उसके उतने ही हल निकलेंगे। तो देखिए ये अनेक जगहों पे काटते हुए जाएंगी, अतः उसके अनंत हल निकलेंगे, या हम कह सकते हैं उसके अनेक हल निकलेंगे या अनंत हल निकलेंगे, क्योंकि उसको हम गिनना संभव नहीं है। ठीक है ना। एक रेखा में बहुत सारे बिंदु होते हैं और वो कितनी जगहों पे काटते हुए जा रही है उसको गिनना संभव नहीं है, उसको कहेंगे कि ये उसके अनंत हल निकलेंगे। कितने हल भाई? अनंत हल। तो यहाँ पे जान लीजिए, जैसे कहने का तात्पर्य हमारे ये है, आपके सामने दिया है 2x + 3y + 5 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है 4x + 6y + 10 बराबर 0। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगी क्या, ये बताइए क्या रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं कि संपाती हैं कि समांतर हैं? आप देखेंगे a1 a2 से चेक कर लीजिए। आप कहेंगे a1 बटा a2 है और b1 बटा b2 है और c1 बटा c2 है, इसी के आधार पे चेक कर लीजिए। तो हमारा ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये C2 है। तो देख लीजिए A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 4, और देखिए B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 6, C1 कितना है? 5, C2 कितना है? 10। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। हमारे सामने आ गया 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या सब बराबर हो गए कि नहीं? आप कहेंगे जी बराबर हो गए।
जब कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी रहेंगी, समपाती रहेंगी। रेखाएं समपाती रहेंगी और उनके जो है यहाँ पे कई बिंदुओं को काटते हुए जाएगी तो उसके अनेक हल निकलेंगे। जैसे प्रतिच्छेद में सिर्फ एक ही बिंदु को काटी थी तो उसको कहें इसमें एक हल निकलेंगे, यहाँ पे ये कई बिंदुओं को काटते हुए जा रही है इसलिए कहेंगे इसके अनेक हल निकलेंगे या अनंत हल निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हम कहेंगे कि जब a1 बटा a2 बराबर रहे b1 बटा b2 के लेकिन बराबर नहीं रहे c1 बटा c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और उनके कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, जब a1 बटा a2 बराबर रहे b1 बटा b2 के लेकिन c1 बटा c2 के बराबर न रहे तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर होंगी और उनके कोई हल नहीं निकलेंगे या कोई हल संभव नहीं रहेगा। कैसे, आइए देखिए, रेखाएं समांतर है कहने का मतलब एक रेखा यल ऐसे हैं, दूसरी वाली रेखा यम ऐसे है, तो क्या ये एक दूसरे को काट रही है? भाई जब काटेगी, जितनी जगहों पे काटेंगी उतने उसके हल निकलेंगे, तो क्या यह कहीं एक दूसरे को काट रही हैं? कहेंगे नहीं भाई ये तो नहीं काट रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना। तो इसलिए जब ये कहीं नहीं काट रही है एक दूसरे को तो इसका मतलब उसके कोई हल नहीं निकलेंगे, उसके कोई हल नहीं निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके सामने समीकरण दिया रहेगा कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और दे दिया आपके सामने 4x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ से a1 a2 निकालेंगे तो ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। तो अब निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो देख लीजिए a1 कितना है आपके सामने 2 और a2 4, b1 कितना है 3, b2 4 और 6 और इसके बाद c1 कितना है 5 और c2 7। तो यहाँ से देखें 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, हमारे सामने आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 2, 5 बटा 7। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन यहाँ पे जो c1 बटा c2 है उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी और उनके कोई हल संभव नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन जो है ग्राफी विधि के अंतर्गत आता है, हमने आपको बताया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने ये समीकरण मान लीजिए है 3x माइनस 2y बराबर 4, 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है ना। आइए देखिए इस समीकरण को हम ग्राफी विधि से यदि आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि क्या यह इसके कोई हल निकलेगा कि नहीं। जब कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल संभव नहीं रहेगा, जब रेखाएं समांतर रहेंगी तब इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब हमारा एक अद्वितीय हल निकले, ठीक ना, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से जब देखेंगे कि आइए देखिए चेक कर लेते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2। तो देखेंगे a1 कितना है 3 हमारे सामने, a2 कितना है 2 है और b1 कितना है -2 है और b2 कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो बराबर नहीं है, अतः इसका मतलब हमारा इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा, एक अद्वितीय हल निकलेगा। रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, समीकरण 1 को देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए x लिख दीजिए, यहाँ पे y। समीकरण 1 को देखिए, मान लीजिए यहाँ पे x बराबर यदि हम 0 रख देते हैं, x बराबर 0, तो ये पूरा का पूरा 3 जो है 0 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा -2y बराबर 4 और y बराबर निकालेंगे तो 4 बटा -2 मतलब 2 दूना के 4 हमारे सामने आ जाएगा -2। अब देखिए मान लीजिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं 1 रख देंगे, x का मान 1 रखते हैं
तो 3 एक कम 3 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, y बराबर 1 बटा में आएगा, मतलब भिन्न में। तो हमें देखिए भिन्न में नहीं करना है, भिन्न में करेंगे तो आपको जो है जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आपको बड़ी कठिनाई रहेगी। और यदि आपको पूर्ण अंक में रहेगा तो आप उसको आसानी से दर्शा सकते हैं, ठीक ना। तो प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि जो हमारा x y का मान आए वो भिन्न के रूप में न मिले हमको, ठीक ना। आइए देखिए, तो x का मान देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए मान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, यक्स का मान हम मान लीजिए 2 रख देते हैं, ठीक है ना। आइए 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे हम जब 2 रखेंगे तो हो गया 3 दूना के 6, और ये 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा, और y बराबर निकालेंगे तो -2 बटा -2 कट के आ जाएगा हमारे सामने 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, अब आगे इसमें देखिए हमने यक्स का मान 0 रख दिया, यक्स का मान 2 रख दिया, और कुछ रखना चाहें तो मान लीजिए हमारे सामने 3 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आइए देखिए, चलिए यहाँ पे y का मान 2 रख के देखिए, हमने y का मान 2 ले लिया। जैसे यहाँ पे देखिए 3x - 2y बराबर 4 है, हमने y का मान 2 ले लिया तो हमारे सामने आ गया 2 × 2 बराबर 4, तो आ गया 3x - 4 बराबर 4, ठीक ना। तो अब देखिए 3x बराबर 4 + 4 आ जाएगा, तो 3x बराबर 4 4 8। अभी ये भिन्न में आएगा, इस वाले मान को भी नहीं रखेंगे, ठीक ना। देखिए हमें भिन्न में मान नहीं मिलना चाहिए, हमें भिन्न में मान नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए क्या रखेंगे ऐसा, यहाँ पे मान लीजिए यदि हम 1 रखते हैं, y का मान 1 तो हमने रख ही दिया है, y का मान 1 नहीं रखेंगे। अब इस वाले मान में देखिए 3 × 9 4, आइए 4 रखते हैं, x बराबर 4 रख के देखते हैं। तो 3x आ गया -2y बराबर 4, यक्स का मान 4 रख दीजिए तो देखिए आ गया हमारे सामने बराबर 4, 3 चौक को 12 -2y बराबर 4, तो -2y बराबर निकालेंगे तो 4, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया 12, -2y बराबर देखिए आ गया -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर देखिए 2 चौक को 8, y बराबर भी 4 मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यक्स बराबर 4 तो y बराबर भी 4 मिल जाएगा, हमारा एक टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए हम इसको भी तैयार करेंगे। दूसरा टेबल देखिए, दूसरा टेबल देखिए यक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक ना। थोड़ा ग्राफी विधि में झंझट ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो देखिए लेकिन यदि दे दिया टर्म कंडीशन में कि भाई इसको करना है तो इसमें तो करना है, नहीं तो आप इसके चक्कर में न पड़िएगा। आपके सामने देखिए 2-3 जो है बेहतरीन विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्ररोड़न, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यदि दे दिया तो हम आपको सिखाते रहेंगे किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए इस वाले समीकरण को लेके चलेंगे, समीकरण 2 को, ये समीकरण 1 वाला था और ये समीकरण 2 को लेके चलेंगे। देखिए तो इसमें देखिए यदि x बराबर यदि हम 0 मानते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अब देखिए यदि x बराबर हम 1 मान लेते हैं तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3, तो y बराबर 3 मिल जाएगा। और x बराबर कितना माने हैं हम, x बराबर 1 माने थे। अब आगे देखिए यदि x बराबर अब यदि 2 मान लेते हैं, x का मान यदि 2 मान लिए तो यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, तो y का मान 1 मिल गया हमको, ठीक है। तो अब देखिए हमारे सामने सब कुछ मिल गया, हम कहेंगे PQRS मान के कर लेंगे, नहीं तो ABCD भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ABCD मान सकते हैं। कहेंगे A 0 - 2, B 2 हो गया, कामा 1 हो गया, C को ले लीजिए 4, 4, यहाँ से देखिए D ले लीजिए, D में क्या है 0, 5, इसके बाद E ले लीजिए, E है 1, 3, इसके बाद F ले लीजिए, F है 2, 1, हो गया ना। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए सबसे बड़ा काम आ गया हमारे सामने, हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, जगह है नहीं फिर भी देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं छोटा छोटा करके। देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे।
यहाँ पे यक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स डैश रहेगा, यहाँ पे वाई रहेगा, यहाँ पे वाई डैश रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दर्शाना है, यहाँ पे देखिए माइनस वाला -2 है ना, चलिए, और यहाँ पे ये देखिए यक्स अक्ष, ये ध्यान रखिए, ये यक्स का है, ये वाई का, ये यक्स का, ये वाई का, ये यक्स का, वाई का, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये यहाँ पे देखिए ओरिजिन पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 रहेगा, और यहाँ पे देख लीजिए हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देख लीजिए नीचे माइनस रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए ऊपर रहेगा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हो गया ना। चलिए देखिए, इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जो दिया गया उसको दर्शाएंगे इस ग्राफ पे। यहाँ पे देखिए ए दिया है 0 -2, ये मतलब कि x अक्ष पे 0 रहेगा, y अक्ष पे -2, मतलब कि यहाँ पे ये यहाँ पे बिंदु विराजमान हो गया। इसको लिख देंगे a 0 -2, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए b है 2 1, b मतलब x अक्ष पे 2 रहेगा और y अक्ष पे 1, मतलब कि ये यहाँ पे आ गया हमारे सामने। ग्राफ पेपर नहीं है, नहीं तो उस पर अच्छे से आपको समझ में आता, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे b आ गया, देखिए 2 1। अब देखिए c बराबर 4 4, मतलब x अक्ष पे 4 रहेगा और y अक्ष पे 4 रहेगा, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहीं पे c है 4 4। अब देखिए d 0 5, 0 5 कहाँ है, मतलब x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5, मतलब कि यहाँ पे लिख लीजिए e 0 5। अब देखिए सॉरी d है, e वाला देखिए 1 3, x अक्ष पे 1 रहेगा और y अक्ष पे 3, मतलब कि यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिए e 1 और 3 हो गया। और यह बराबर देखिए 2 1, मतलब x अक्ष पे 2 रहेगा और y अक्ष पे 1, मतलब कि यही रहेगा इसी जगह। यफ देखिए 2 1, ठीक है। अब देखिए इसको दर्शा लीजिए यहाँ पे ए बी सी को। ए कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, बी कहाँ है, ये है, सी कहाँ है, ये है। एक देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइन टेढ़ी हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी है, क्योंकि अब ऐसे जब बोर्ड पे खींचना है तो हमारे पास स्केल तो है नहीं कि लगा के खींचेंगे। तो देख लीजिए ए बी सी करके एक रेखा जाएगी। इसके बाद देखिए हमारे सामने डी ई एफ लेके चलेंगे। डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ से होकर के रेखा गुजरेगी, तो देख लीजिए डी हो गया, ई हो गया और देखिए एफ हो गया। यहीं से मतलब होकर के ऐसे रेखा गुजरेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये रेखा कहाँ पे काटी है, आप देखेंगे तो पता चला कि ये यहाँ से गई तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये यहाँ से आ रही है तो यहीं पे काट रही है ना, यहीं पे जा रही है तो यहीं पे काट रही है। अतः भाई इसके एक हल निकलेंगे, इसके एक हल निकलेंगे। कौन कौन से, हमारे सामने देखिए वो बिंदु मिल गया जो जहाँ पे कटा है 2 और 1 वाला, 2 और 1 वाला। तो ये मालूम है ये x वाला होता है, ये y वाला, तो यहीं से मान निकल गया x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1, इस प्रकार से, ठीक है। ये है आपका ग्राफी तरीका, ठीक है। तो ग्राफी वाले में अब बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके सामने यदि समीकरण दिया है तो आप इसमें देखिए x का मान, आपका देखिए x और y का मान निकालेंगे, लेकिन उसमें जो है भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। जैसे x का मान देखिए हमने मान लिया 0 है तो y का मान -2 निकल गया, x का मान 2 तो y का मान 1 निकल गया इसमें से, समीकरण 1 से। फिर समीकरण 1 में x का मान हमने 4 मान दिया, तो यहाँ पे देखिए y का मान भी 4 निकल के आ गया,
ठीक है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 में यही वाला नियम करेंगे। इसके बाद हमारे सामने देखिए बिंदु सब मिल जाएंगे। ए का 0 -2, बी मिल जाएगा 2 1, सी 4 4, डी 0 5, ई 1 3, एफ 2 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हम ग्राफ बनाएंगे और उसको दर्शा देंगे। इसके बाद एक रेखा यहाँ से ए बी सी जाएगी, दूसरी यल वाली रेखा यम वाली रेखा आएगी हमारे सामने। देखिए डी ई एफ से गुजरेगी होकर के। तो ये कहाँ पे देखिए एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रही हैं, तो यहाँ पे इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे टच किए उस बिंदु को लिख लीजिए 2,1। ठीक है ना। तो 2,1 मतलब एक ही जगह पे टच किया ना, मतलब रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो 2,1 मतलब इधर वाला x का रहता है, इधर वाला y का। तो x का मान 2 निकल गया, y का मान 1 डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और बस ऐसे ही बस देखते रहिए वीडियो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे अच्छे तरह से करते रहिए। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। तो तब तक देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय।